हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सैमुअल क्रिस्टी। तो उसने इन्वेंट किया था, मींस उसने सबसे पहले ये बताया कि ऐसा ऐसा एक अपरेटस होगा, ठीक है। तो बट व्हीटस्टोन जो ये साइंटिस्ट है, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो व्हीटस्टोन ने, जो क्रिस्टी ने ये अपरेटस के बारे में बताया था, तो उसका यूज हम लैब के अंदर किया, क्या निकालने के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए और टेम्परेचर की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसलिए अब यूज इसने किया, तो इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। बट सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था सैमुअल क्रिस्टी ने। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है, यहाँ पर हम 4 रेजिस्टेंसेस लेंगे। एक रेजिस्टेंस ये हो गया जिसको हमने मान लिया P, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया जिसको हमने मान लिया Q, तीसरा रेजिस्टेंस हो गया ये जिसको हमने बोल दिया R, और चौथा रेजिस्टेंस हो गया ये जिसको हमने बोल दिया S। तो यहाँ पे ये हमने 4 रेजिस्टेंस लिए। अब इसको मान लो A पॉइंट, इसको B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस है G। G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर एक की लगा दो K1 और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई के लिए हम यहाँ पे एक सेल या फिर बोल दो बैटरी लगाते हैं, जिसकी वोल्टेज होगी V और एक की लगाएंगे K, और ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ने ये इस तरह से लैब के अंदर लिया और 4 रेजिस्टेंसेस लिए और 5वां गैल्वेनोमीटर ले लिया जिसका खुद का भी रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू है G, ठीक है। अब जो ये बैटरी होगी इसमें से करंट निकलेगा I, तो यहाँ पर करंट जा रहा है I करंट। अब यहाँ से आगे वो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लेते हो ऊपर करंट गया I1, यहाँ से I1 करंट चला गया, तो नीचे कितना करंट रह गया, यहाँ पे टोटल करंट था I में से I1 ऊपर गया तो I माइनस I1, यहाँ पे करंट रह गया I माइनस I1। अब ये जो I1 करंट है यहाँ पर जाती फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, यहाँ पर और यहाँ पर। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जाएगा उसको हम बोलेंगे IG करंट, IG क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे कितना बच गया? I1 करंट था, I1 में से IG निकल गया तो बच गया I1 माइनस IG, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये IG करंट नीचे आएगा तब आएगा जब हम की को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर की ओपन होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि की को क्लोज करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो I माइनस I1 करंट आ रहा है इस तरफ से और IG इस तरफ से, तो यहाँ पे कौन सा करंट हो गया? I माइनस I1, तो ये वाला प्लस IG करंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों करंट वापिस से मिलकर क्या दे देंगे? I दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो I1 माइनस IG प्लस में I माइनस I1 प्लस IG, ये टोटल करंट है। IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो बच गया करंट I, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ड्रॉ कर ली सारी की सारी करंट की डायरेक्शंस। करंट की डायरेक्शंस हमने यूज कर ली। अब हम यूज करेंगे, अब इसके अंदर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। जो ये व्हीटस्टोन ने लैब के अंदर कुछ टर्म्स को निकालने के लिए यूज किया था, तो उसके अंदर इसने ये 4 रेजिस्टेंस ले लिए और एक गैल्वेनोमीटर ले लिया। तो इसने ये कहा कि जब हम इन चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को मूव करवाते जाएंगे, मतलब यहाँ पे P और Q फिक्स होता है, R और S
जो चेंज हो सकते हैं, स्पेशली आर रेजिस्टेंस। जो आर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बार बार, और एस बिल्कुल ही रिमूवेबल होता है। एस की जगह हम कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब हम इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बार बार चेंज करेंगे, और कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर कितना शो करे, 0 डिफ्लेक्शन शो करे। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जब करंट 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो जाएगा, तो ये जो पूरा का पूरा ब्रीज है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एडजस्ट PQ RS such that galvanometer Ig is equal to 0, then अगर ऐसा हो गया then breeze is balanced। ब्रीज इज बैलेंस्ड, और ब्रीज बैलेंस्ड होगा तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S होगा। मीन्स P और Q का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, R बाई S के रेशियो के इक्वल। ये चीज अब हमें प्रूव करके दिखानी है कि होगा। अगर ब्रीज बैलेंस होगा तो ये वाली चीज एक्चुअल में होगी, प्रूव करके दिखानी है अब हमें। तो इसके लिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, करंट की डायरेक्शंस हमने ड्रॉ कर ली। तो अब हम यूज करेंगे यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन लूप ABDA के अंदर हम लगाएंगे। ये हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी डायरेक्शन देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारी डायरेक्शन है ये वाले, हम मूव करें A से B, B से D और फिर वापस से A की तरफ मूव करें। तो जब हम इसके अंदर KVL अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करो सबसे पहले A से चलते हैं, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगी करंट इनटू रेजिस्टेंस P माइनस I1P। उसके बाद यहाँ पे गई, करंट कितना है IG, रेजिस्टेंस कितना है G, और हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, तो वोल्टेज आ गई माइनस IGG। उसके बाद फिर यहाँ पर अब हम मूव कर रहे हैं उस तरफ, करंट आ रहा है इस तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस में। दोनों की, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और Q इज इक्वल टू 0। केवीएल के अकॉर्डिंग यही था कि एक लूप में जितने भी वोल्टेज है उन सभी का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही केवीएल हम यूज करेंगे, यूजिंग केवीएल इन कौन सी लूप, सेकेंड वाली, BCDB के अंदर। BCDB के अंदर हम अपनी डायरेक्शन देखते हैं, हम मूव कर रहे इस तरफ, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी डायरेक्शन अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, चाहे हम इस तरह से मूव करें या फिर इस तरह से मूव करें, मीन्स क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो अब यहाँ पे अप्लाई करते, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव I1 माइनस IG, ये तो हो गया करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R, तो ये तो हो गई ये वाली वोल्टेज। अब यहाँ से देखो, करंट जा रहा है इस तरफ और हम जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस I माइनस I1 प्लस IG, और रेजिस्टेंस हो गया S। फिर हम गए ऊपर और करंट आ रहा है नीचे, तो फिर से प्लस में IG करंट और रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड वाली लूप पर भी हमने केवीएल अप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखो प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब हम इन चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को इस तरह से बैलेंस करते कि गैल्वेनोमीटर 0 शो करे, अगर गैल्वेनोमीटर ने 0 शो किया तो ये जो इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं कि हमने इन रेजिस्टेंस को एडजस्ट किया और ब्रीज को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रीज get balanced by
एडजस्टिंग PQRS। PQRS को जब हम एडजस्ट करेंगे तो ब्रीज बैलेंस हो जाएगा एंड Ig इज इक्वल टू 0। करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करंट 0 होने का मीनिंग क्या कहना चाहते हैं हम इस पॉइंट से। देखो, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि करंट के फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब करंट 0 है तो इसका मतलब बी और डी पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर है। जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना ही पोटेंशियल डी पर होगा। अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है तो वहां पे करंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर में करंट कितना बन गया, 0 करंट बन गया। अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, कितना बन गया, I1P। ये वाली सेकेंड टर्म हो गई 0, थर्ड टर्म बच गई I माइनस I1 Q इज इक्वल टू 0। नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले जाओ, I माइनस I1 Q इज इक्वल टू I1P। ठीक है, और इस साइड वही Ig को 0 पुट करो तो यहाँ पे बन गया माइनस I1R। Ig 0 हो गया, यहाँ पे बना प्लस I माइनस I1, Ig की जगह 0S और थर्ड टर्म पूरी 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बना I माइनस I1S इज इक्वल टू I1R। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करो। ठीक है, तो हमने किया डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, देखो I1P के डिवाइड में लिखेंगे I1R इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है I1 माइनस I माइनस I1 और क्यों, और इसके डिवाइड में लिखेंगे हम I माइनस I1S। I1 माइनस I1 से कैंसल, I1 से I1 कैंसल, तो यहाँ पे आ गया P बाई Q इज इक्वल टू, सॉरी P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q को इसके नीचे ले आओ और R को यहाँ पे ले आओ, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। तो ये आ गया हमारे पास यही प्रिंसिपल। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। व्हीटस्टोन ने कहा कि अगर हम PQRS को एडजस्ट करें कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यही चीज हमने प्रूव की है। हमने KVL अप्लाई किया दोनों लूप्स पर, फिर Ig को 0 पुट कर दिया और फिर देखा क्या ये इक्वेशन बन रही है, तो हमने देखा हाँ बन रही है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि व्हीटस्टोन ने ये कहा कि अगर दो कंक्लूजन निकलेंगे कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 है तो इस तरह से जो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होंगे उनका रेशियो हमेशा सेम होगा, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, अगर इसका उल्टा ले ले कि अगर ये रेशियो दिया कि P बाई Q का और R बाई S का, या फिर P बाई R का और Q बाई S का, ये रेशियो या फिर ये रेशियो अगर इक्वल है तो बीच वाली रो में कोई भी करंट नहीं होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये पूरी की पूरी रो ही गायब हो जाएगी, यहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो ना इसका रेजिस्टेंस काउंट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब ये तो उसने दिया था थ्योरेटिकली, कि थ्योरी में उसने बताया कि ऐसे ऐसे होगा इससे। अब फिर व्हीटस्टोन ने इसी का यूज लैब के अंदर करके दिखा, तो लैब के अंदर ये वाला जो ऑपरेटर्स है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। कैसे, देखते हैं। अब हम जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है इसका हम प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। मींस इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को या इस व्हीटस्टोन ब्रिज को जब हम लैब में देखेंगे तो ये हमें क्या ऐसा ही दिखाई देगा, नहीं, इसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वो शेप चेंज कैसे होगी, सबसे पहले तो एक वुडन बोर्ड टाइप होगा, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये इस तरह से एक वुडन बोर्ड होगा, वहां पर हमें एक वायर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पूरा का पूरा ये वुडन बोर्ड है, ये हो गया वुडन बोर्ड, लकड़ी ली।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया ए मतलब कॉपर की छोटी सी स्ट्रिप लगा दी है, वहां पर एक स्क्रू लगा दिया जहां से हम वायर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्रू है, ठीक है, ए और बी यहाँ पर दो स्क्रू लगे होंगे और ए और बी के बीच में यहाँ पर हमने एक वायर को टाई कर दिया है ए बी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ए बी हमारे पास क्या है, एक वायर है। तो यहाँ पर हम इधर ही लिख लेते हैं, ए बी क्या होगी, एक कांस्टेंट या फिर मैंगनीज वायर होगी। ठीक है, ये एलॉयज है, किस किस के बने हुए हैं ये, इसमें है कॉपर 60%, मैग्नीज 40% और मैग्नीन के अंदर कॉपर 84% और मैग्नीज है 12% और निकिल है 4%। ठीक है, तो ये इनसे मिलकर बने, तो ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन क्या है, एलॉय है। तो यहाँ ये ए बी एक वायर ली है और इस ए बी की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। अब इसकी मेजरमेंट के लिए कि कितनी वायर, कितनी, अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर होगा, तो इसके लिए ऊपर हम एक स्केल लगा देते हैं। इस वुडन बोर्ड के अंदर हमने लगा दिया एक स्केल, तो यहाँ पर एक स्केल हो गया। ये हमने स्केल कंप्लीट बना दिया। ये हमने एक स्केल बना दिया। अब यहाँ पर हम लगा देंगे कॉपर की स्ट्रिप्स। ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पे भी एक कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर से बनी हुई स्ट्रिप, यहाँ पे फिर से कॉपर की स्ट्रिप है। ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप होगी। अब देखते हैं इस फिगर में और इस फिगर के अंदर क्या रिलेशन है। मींस इस फिगर से हमें ये वाला फिगर बनाना है। तो यहाँ पे आर देखते, सबसे पहले आर को लगा दो इस गैप के अंदर, ये हो गया आर। ठीक है, आर यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स मींस आर को हमने क्या बोला था, वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, जिसको अगर हम सर्किट में एक बार लगा दे तो भी वहां से हम इसकी बार बार वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसा ये फिगर में दिखाया, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पे है एस, तो एस एक वायर है, मतलब कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की एक वायर एस। तो एस क्या है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मतलब अपनी मर्जी से कोई भी वायर का एक टुकड़ा उठा लिया, चाहे वो कॉपर की बनी हो या फिर एल्यूमिनियम की बनी हो, किसी भी मटेरियल से बनी हुई वायर हमने ली और इसको इस गैप के अंदर जोड़ दिया। और अब हमें बताना है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे इस वाले गैप में, लेफ्ट वाले गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, राइट वाले गैप में हमने एस लगा दिया। अब देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे जो बीच वाली स्ट्रिप है, यहां से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दो और गैल्वेनोमीटर के दूसरे हिस्से में जोड़ दो जोकी। जे क्या है यहाँ पे, जोकी। जोकी, जे है जोकी। जोकी जिसको वायर के ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, वायर के ऊपर हम स्लाइड कर करके देखेंगे इस तरह से, ऐसे देखेंगे कि कहां पर गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करता है। ठीक है, अब ये जो बैटरी है ये जोड़ दो, इसके इस साइड से यहां पर हमने एक बैटरी जोड़ दी V वोल्टेज की, साथ में एक की लगा दी है के।
अब इस वुडन बोर्ड को बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, तो वुडन बोर्ड की नीड नहीं है। बना लिया है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में बना के दिखाने की नीड नहीं है। तो ये बन गया हमारा यही वाला डायग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि P और Q रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो वो P और Q रेजिस्टेंस कहाँ पर है ये देखने के लिए हमें इसको थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये है क्या। देखो, जो स्लाइड वायर है, स्लाइड वायर, इसको स्लाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोकी को हम वायर के ऊपर स्लाइड कर करके देखेंगे, ऐसे कर करके देखेंगे कि कहाँ पर वो जीरो शो करेगा, कहाँ पर जो जोकी के साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसलिए हम इसको स्लाइड वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, जोकी को स्लाइड वायर बोलते हैं। मीटर ब्रीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर की वायर लगी हुई, इसलिए 1 मीटर का है तो मीटर ब्रीज बोलते हैं। अब ये जो ब्रीज नाम है वो क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले डायग्राम में एक यहाँ पे बी पॉइंट था और एक यहाँ पे डी पॉइंट था और इनको आपस में कनेक्ट करते थे। यहाँ पे जो बी पॉइंट था और यहाँ पर जो डी पॉइंट था, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम एक ब्रीज बना रहे हैं। उस ब्रीज में क्या जोड़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, इसलिए इसका नाम पड़ा था व्हीटस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल, क्योंकि ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है एक ब्रीज के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, गैल्वेनोमीटर हो गया यहाँ पर, जो की हो गई वायर हो गई, ए बी कांस्टेंट और मैग्नीन की रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया, सेल होगी। और इस बैटरी को हम एक नाम देते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है और फिर बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ड्राइविंग सेल या ड्राइविंग बैटरी। ड्राइविंग मतलब जैसे एक ड्राइवर होता है, वो पूरी गाड़ी को ड्राइव करता है, तो यहाँ पे जो बैटरी है वो पूरे सर्किट को ड्राइव कर रही है, मतलब पूरे सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई दे रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी। ठीक है, अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। इसके अंदर हमने की को क्लोज किया, सबसे पहले की को क्लोज किया। की को क्लोज करते ही इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया पूरे के पूरे सर्किट में। जैसे ही हमने की क्लोज की और करंट क्या हो गया, फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, हमें क्या करना है, लैब के अंदर जोकी को उठाएंगे और उठा के ए से स्टार्ट करेंगे, ए से लेकर बी तक हर जगह पे पुट कर करके देखेंगे, कर करके देखेंगे, और हमें वो पॉइंट देखना है जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो शो करे। गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो पॉइंट हमें ढूंढना है जोकी को ए बी वायर पर स्लाइड कर करके। ठीक है, तो इसके अंदर हम ए बी वायर के ऊपर स्लाइड करके देखेंगे। मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर ने शो कर दिया जीरो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो शो कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, हमें ये चीज अब सॉल्व करनी। अब गैल्वेनोमीटर जीरो शो करता है तो इसका मतलब ब्रीज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ब्रीज गेट बैलेंस्ड। अगर ब्रीज बैलेंस हो गया तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब R और S तो हमारे पास है, लेकिन P और Q कहाँ पर है, P और Q निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर इज R ओम, स्मॉल वाला R ओम। ये सिंपल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल रेजिस्टेंस है कि ये जो वायर है जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, मान लेते हैं जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने जीरो शो किया है वो है L सेंटीमीटर। ये लेंथ A से लेकर J तक की, AJ इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, और बची हुई J B कितनी बच गई, 100 माइनस L सेंटीमीटर बन गई। ठीक है,
अब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है R, तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? L R। और इस रेजिस्टेंस को, L R रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे P रेजिस्टेंस। P रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है इतनी। ठीक है, तो ये जो वायर है, इतनी वायर जिसमें से 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है R, तो L सेंटीमीटर का हो गया L R। तो यहाँ पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना बना है? L R बना है। जो ये बाकी की वायर बच गई, इसके रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे Q। कितनी लेंथ है इसकी? 100 माइनस L, और रेजिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई बाई R। तो ये आ गई Q की वैल्यू। अब वैल्यू पुट कर दो। P की वैल्यू है L R, Q की वैल्यू है 100 माइनस L R, और इस साइड है R बाई S। R से R कैंसिल। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? जो मीटर वायर, स्लाइड वायर ब्रीज है या फिर मीटर ब्रीज है, इसके अंदर हमने किया क्या था? हमने घर के अंदर कोई भी वायर पड़ी हुई थी, कॉपर की, प्लेटिनम की, एल्युमिनियम की, सिल्वर की, किसी भी मटेरियल की बनी हुई वायर का टुकड़ा यहाँ पे जोड़ दिया और फिर पूछा कि कितना रेजिस्टेंस है इसका। तो हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं S का, मींस S हमारे पास अननोन है। S क्या है? अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। तो S कैलकुलेट करना है। यहाँ पे S कितना हो जाएगा? R और 100 माइनस L डिवाइड बाई L। इस फॉर्मूले से हम S कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? R रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हमारे पास हमें पता होगा, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बॉक्स हमें पता होगा कितना है। L जो यहाँ पे मीटर स्केल ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, तो देखेंगे कि कितना है, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, जितनी भी वैल्यू है हम देख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट है हमारा। जब हम जोकी को A पर रखेंगे तो हमें देखना नीडल की डिफ्लेक्शन कहाँ पर है गैल्वेनोमीटर में। मान लो, सपोज करो कि वो लेफ्ट में है। अब जोकी को उठा के B पे रखो तो वो डिफ्लेक्शन राइट में होनी चाहिए, कंपल्सरी है। जब ये डिफ्लेक्शन बीच में 0 होगा, कहीं पर भी हो सकता है 0, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। A पर रखा, अगर लेफ्ट में है तो B में राइट में होनी चाहिए, तभी वो लेफ्ट से राइट आते हुए कहीं ना कहीं 0 पे आएगा। अगर A पर राइट में है तो B पर लेफ्ट में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस बड़ा लगा देते हैं, मतलब सर्किट के अंदर थोड़ी बहुत कमी होती है, बैटरी को हम छोटी या बड़ी कर देते हैं, कम वोल्टेज दे देते हैं, ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर, इसकी डिफ्लेक्शन वन साइडेड रहती है, एक ही साइड में रहेगी। इधर देखेंगे तो भी वो ऐसे होगी, लेफ्ट में बी पर आते आते वो ऐसे हो जाएगी, मीन्स कंप्लीट 0 हमें नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, एक पर ऐसे और दूसरे पर ऐसे, तभी बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 पर होगी। तो ये था हमारा स्लाइड वायर ब्रिज। ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म, मतलब लैब के अंदर जो वो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमें ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ना कि वो सिंपल जो हमने किया था उस तरह से।